नाजिम की गाड़ी देखने में जरूर खटारा थी, मगर उसका इंजन खासा जानदार था। कराची की रौनक शबाब पर थी। सड़क पर ट्रैफिक की रेल पेल थी, इसलिए मुझे नॉर्थ नाजिमाबाद पहुंचने में 40 मिनट लग गए। बाबा साईं के बंगले की गेट लाइट रोशन थी। मैं गाड़ी सीधा लेता चला गया और ऐसी जगह पार्क की जहां एक मकान जेर तामीर था। गेट के बिल्कुल नजदीक से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी तो मैंने कॉल बेल बजाने का इरादा बदल दिया और बंगले के आहनी गेट पर आहिस्ता से दस्तक दी। फौरन ही दस्तक के जवाब में किसी की करख्ता आवाज सुनाई दी। अरे बाबा, कौन है? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं अली मुराद का दोस्त हूँ। वो बोला, दोस्त हो बाबा तो सुबह आना, इस वक्त तो साईं अली मुराद सो रहा है। मैंने कहा, अगर वो सो रहा है तो उसे उठा दो, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। वो बोला, तुम्हारा नाम क्या है साईं? मैंने कहा, मेरा नाम कामरान है। ये कहकर मैं बेताबी से टहलने लगा, क्योंकि मुझसे सवाल जवाब करने वाला शायद अंदर चला गया था। उसके कदमों की मादूम होती आवाज से यही अंदाजा हो रहा था। चंद मिनट के बाद फिर कदमों की आहट गूंजी और आहनी गेट की जेली खिड़की खोलकर एक शख्स ने बाहर झांका। उसके सर पर स्याह और खासी बलदार पगड़ी थी। दाढ़ी मूंछों के बाल इतने घने थे कि उसका दहाना उनमें छुप गया था। उसने सपाट लहजे में कहा, अंदर आ जाओ साईं, मुराद साईं तुम्हें बुला रहा है। मुझे उसके लहजे में कोई अजीब सी बात महसूस हुई, मगर थोड़े से तरद्दुद के बाद मैं अंदर दाखिल हो गया। गेट से कदम अंदर रखते ही मुझे एक शदीद धचके से दो चार होना पड़ा। झाड़ियों की आड़ से कई मुसल्ला अफराद उछलकर बाहर निकले और मुझ पर गन्ने तान ली। मैंने झल्लाकर पूछा, ये सब क्या है? उस आदमी ने कहा जिसने दरवाजा खोला था, इसका मतलब तो बाबा तुम्हें बड़े साईं ही बताएंगे। मैंने कहा, तो क्या इस वक्त तुमने बड़े साईं को बेआराम किया है? मुझे तो अली मुराद से मिलना था। पगड़ी वाले ने इत्मीनान से कहा, बड़े साईं इस वक्त गोठ में हैं, वो 2-3 दिन में कराची आएंगे। मैंने भिन्ना कर कहा, बेवकूफ, मुझे अली मुराद से मिलना है, बाबा साईं से नहीं। वहां जितना वक्त जाया हो रहा था मेरा पारा चढ़ता जा रहा था। पगड़ी वाले ने झटकेदार उर्दू में कहा, ज्यादा बकवास मत करो और आराम से अंदर चलो। मैंने धाड़ कर कहा, अहमक और गधे हो तुम लोग। पगड़ी पोश आगे बढ़ा और उसने गैर मुतवक्के तौर पर मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरा खून खौलने लगा, मगर मैंने बमुश्किल खुद पर जबर किया और पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे तुम सब लोग नए लगते हो, कोई पुराना आदमी हो तो उसे बुलाओ। मैं नासिर का दोस्त हूँ और इसी घर के एक फर्द की तरह हूँ। मेरे पास वक्त कम है, मेहरबानी करके अली मुराद को बुलाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। मेरी इस तकरीर और मसालेहाना रवैये का नतीजा ये निकला कि उनके रवैये में तब्दीली आ गई। पगड़ी वाले ने आहिस्ता से कहा, साईं अली मुराद जख्मी है और अस्पताल में पड़ा हुआ है। मैंने तकरीबन चीख कर कहा, अली मुराद अस्पताल में है? क्या हुआ उसे? किसने जख्मी किया? वो बोला, 3 दिन पहले कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने साईं अली मुराद को अगवा करने की कोशिश की थी। इस कोशिश में उन्होंने साईं अली मुराद को जख्मी कर दिया था। बड़े साईं उस वक्त गोठ में थे। वो फौरन कराची पहुंचे और साईं अली मुराद को जिना अस्पताल से क्लिफ्टन के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। उन्होंने हुक्म दिया था कि अब बंगले की तरफ कोई भी आदमी साईं अली मुराद को पूछे तो उसे पकड़ लेना। गोठ से इन लोगों को भी उन्होंने खास तौर पर यहाँ बुलाया है। उसने राइफल बरदारों की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, वो कौन लोग थे जो अली मुराद को अगवा करना चाहते थे? पगड़ी वाले ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। वो तादाद में 3 थे और बंगले की पुश्त से अंदर आए थे। ये हमारी छठी हिस्स ही थी कि हमें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उस वक्त मैं और शौकत इधर गेट पर थे। गड़बड़ का एहसास होते ही अंदर भागे, मगर फौरन ही साईं अली मुराद के कमरे में नहीं घुस गए, बल्कि बाहर ही सीढ़ियों में दुबक गए। बंगले में उस वक्त हम 3 आदमियों के अलावा कोई था भी नहीं। थोड़ी देर के बाद वो लोग अली मुराद को रिवॉल्वर की जद पर बाहर ले आए। उस वक्त हमें मालूम हुआ कि उनकी तादाद 3 थी। मेरा ख्याल था कि उनके और साथी भी होंगे जो मुमकिन है अंधेरे में कहीं छुपे हुए हों। कुछ लोग बंगले के अंदर भी हो सकते थे, मगर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। पहले साईं अली मुराद को उन लोगों से छुड़ाना जरूरी था। इससे पहले कि हम कुछ करते, साईं अली मुराद ने अचानक घूमकर उनमें से एक के रिवॉल्वर पर हाथ डाला और चाहते थे कि उसे ढाल बना ले, मगर उनसे अंदाजे की जरा सी गलती हो गई और हमलावरों में से एक ने उन पर फायर खोल दिया। उसने एक के बाद दीगरे उन्हें 3 गोलियां मारी। ये देखकर मैंने हमलावरों पर फायर कर दिया। वो ऐन वक्त पर घूम गया और गोली उसके बाजू में लगी, वरना उसकी खोपड़ी उड़ जाती। अचानक उनमें से एक ने कॉरिडोर में लगे हुए बल्ब पर फायर किया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हम लोग अगर फायरिंग करते तो खतरा था कि गोली अली मुराद साईं को न लग जाए। फिर हमने फौरन थाने फोन किया और अली मुराद साईं को अस्पताल पहुंचा दिया। मैंने पूछा, मगर मुझसे तुम्हें क्या खतरा था? क्या अली मुराद के दुश्मन यूं दंदनाते हुए मेन गेट से अंदर आएंगे? वो बोला, नहीं साईं, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ, मगर ये बड़े साईं का हुक्म था। अगर गोठ का कोई आदमी भी साईं अली मुराद को पूछने आता तो मैं उसके साथ भी यही करता। फिर वो हंसकर बोला, वैसे मैंने भी आपको पहचान लिया है। एक दफा नासिर साईं के साथ गोठ में आपको देखा है। उस वक्त आप बहुत दुबले थे, अब तो माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी हो गई है आपकी।
मैंने कहा, मुझे बताओ अली मुराद किस अस्पताल में है, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। पगड़ी वाले ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं साईं, जब तक बड़े साईं जहां नहीं आ जाते उस वक्त तक आप कहीं नहीं जा सकते, ये उनका हुक्म है। मैंने भिन्ना कर कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अगर तुमने अभी मुझे न जाने दिया तो बड़े साईं से ही तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वो फैसला कुन लहजे में बोला, बड़े साईं पर ये जान 100 दफा कुर्बान, मगर मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता। मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पर इतना जोरदार घूंसा मारूं कि उसके सारे दांत बाहर आ जाएं। मैं जितना जब्त कर रहा था वो उतना ही मुझे मुश्तिल कर रहा था। मैंने एक मर्तबा फिर खुद पर बमुश्किल तमाम काबू पाया और कहा, देखो बड़े साईं मेरे बाप की तरह हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसका मुझे अफसोस भी होगा और बाद में बड़े साईं के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। बेहतर यही है कि मुझे जाने दो। पगड़ी वाले ने कहा, साईं यही बात तो आपकी समझ में नहीं आ रही, आपको नुकसान पहुंच गया तो मुझे भी बहुत अफसोस होगा। मैंने पूछा, अली मुराद की हालत कैसी है? वो बोला, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है, 2 गोलियां उसके पेट में लगी थीं और 1 रान में, मगर पैर की हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं शाम को उसके पास गया था, वो होश में है, मगर उसे कमजोरी बहुत हो गई है, ठीक होने में 2-3 महीने तो लग जाएंगे। मैंने कहा, जाहिर है इस वक्त वो फोन पर बात करने के काबिल तो नहीं होगा, वरना वही तुमको समझाता। पगड़ी वाले ने कहा, साईं अली मुराद अगर फोन पर बात करने के काबिल भी होता तो क्या कहता, क्या वो बड़े साईं का हुक्म टाल देता? मैंने बेबसी से कहा, ओ गॉड। फिर उससे पूछा, बड़े साईं से तो फोन पर बात कर सकते हो? उसने हैरत से मुझे घूरा, बोला, अभी ना साईं, इस वक्त उन्हें बेआराम नहीं करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, फोन मुझे दो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। उसी वक्त ठक की मामूली सी आवाज गूंजी और अंदर मौजूद मुहाफिजों में से एक कर्बनाक अंदाज में चीख कर रह गया। बाहर से किसी ने बेआवाज राइफल से फायर किया था। फिर वो सभी तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह फुर्ती से जमीन पर लेट गए। मेरा ख्याल था कि बड़े साईं ने उन्हें महज राइफल थमा दी है, मगर ऐसा नहीं था। वो मुसल्लह दुश्मनों से निमटना भी जानते थे और अपना दिफा करना भी। मैंने बंगले की बाउंड्री वॉल का जायजा लिया और छिपकली की तरह तेज रफ्तारी से दीवार की तरफ रिंग गया। बरामदे में सिर्फ एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी इतनी नाकाफी थी कि लॉन का वो हिस्सा मुकम्मल तारीकी में था जहां उस वक्त मैं मौजूद था। मैं फुर्ती से खड़ा हो गया और उछलकर दीवार का ऊपरी हिस्सा पकड़ लिया। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने साथ UR गन क्यों नहीं रखी। मुझे भला कब अंदाजा था कि मेरे पहुंचते ही यहाँ भी मारामारी शुरू हो जाएगी। मैंने जिस्म को बैलेंस किया और झटके से दीवार पर पहुंच गया। फिर अगर फौरन ही बाहर की तरफ न लुढ़क जाता तो हमलावर की गोली मुझे चाट जाती। उसने शायद मेरा हयूला देख लिया था। मुझे भी अचानक चमक दिखाई दी थी और मैं गैर शौरी तौर पर बाहर की तरफ लुढ़क गया था। मैं पहलू के बल गिरा था और कमर और शाने में खासी चोट आई थी, मगर उस वक्त चोटों का एहसास किसे था। नीचे गिरते ही दीवार के साथ साथ दूर तक लुढ़कता चला गया। उन लोगों ने मुझ पर एक के बाद दीगरे 2 फायर मजीद किए थे, मगर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। शायद उन्होंने भी निशाना लिए बगैर अंधाधुंध फायर किए थे। बंगले के कॉर्नर पर पहुंचकर मैं दाईं जानिब घूम गया। अब मेरे और हमलावरों के दरमियान दीवार का कोना हायल हो गया था। उस तरफ भी घोर अंधेरा था। मैं उठकर बैठा ही था कि मुझे पुश्त की जानिब से खफीफ सी आहट सुनाई दी। मैं बहुत एहतियात से घूमा और जमीन से चिपक गया। इतनी देर तक अंधेरे में रहने की वजह से मेरी आंखें तारीकी से मानूस हो गई थीं। मैंने 2 सायों को दीवार की तरफ बढ़ते देखा। दीवार के पास पहुंचकर उनमें से एक जमीन पर बैठ गया, दूसरा दीवार का सहारा लेकर उसके कंधों पर खड़ा हुआ और बैठा हुआ साया आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। वो दोनों मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं थे। मैंने वहीं से जकन लगाई और नीचे वाले आदमी को कमर से पकड़कर घसीट लिया। वो दोनों धड़ाम से एक साथ जमीन पर आ रहे। मैंने छलांग लगाते हुए इतनी एहतियात जरूर की थी कि वो दोनों मेरे ऊपर ही ना आ गिरे। फिर मैं सूरत से मुड़ा और बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर उनके सरों पर जा पहुंचा। फिर सर्द लहजे में कहा, खामोशी से लेटे रहो, अगर आवाज निकाली तो तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ा दूंगा। वो बेहिस्सो हरकत पड़े हुए गहरे गहरे सांस लेते रहे। वो दोनों यकीनन मुसल्ला होंगे, मगर उन्हें रिवॉल्वर निकालने का मौका ही न मिल सका था। उनका होश में रहना खतरे से खाली नहीं था। मैंने रिवॉल्वर नाली की तरफ से पकड़ा और फुर्ती से यक के बाद दीगरे उन्हें नॉकआउट कर दिया। मैंने तेजी से उन दोनों की तलाशी ली। उनकी जेबों से साइलेंसर लगे हुए 2 रिवॉल्वर्स के अलावा खासी नकद रकम भी निकली। हमलावरों को अब तक मुझ पर यह बरतरी हासिल थी कि उनके पास बेआवाज रिवॉल्वर्स थे। हम में से कोई जवाबी फायर करता तो धमाके से पूरा इलाका गूंज उठता। बाबा साईं के आदमी भी शायद उन्हें घेरने के चक्कर में थे, इसीलिए फायर नहीं कर रहे थे। फायरिंग के शोर से हमला आवर फरार हो जाते। साइलेंसर वाले रिवॉल्वर हाथ में आते ही मैं एक बार फिर उस तरफ बढ़ा जहां उन लोगों ने मुझ पर फायरिंग की थी। उसी वक्त शोला सा चमका और सनसनाती हुई गोली मेरे बालों को गोया छूती हुई बाउंड्री वॉल में पेवस्त हो गई। मेरी जिंदगी ही थी कि ऐन उस वक्त मैंने सर झुकाकर नीचे देखने की कोशिश की थी। मैं फुर्ती से जमीन पर लेट गया
और चश्मे ज़दन में अपनी पोजीशन तब्दील करते हुए अंदाजे से उस तरफ फायर कर दिया जहां मैंने शोला सा चमकता देखा था। बेआवाज फायर के साथ ही कर्ब में डूबी हुई इंसानी चीख बुलंद हुई और फौरन ही मादूम हो गई। मैं इस दौरान में एक मर्तबा फिर अपनी जगह तब्दील कर चुका था, वरना छलनी होकर रह जाता। वो लोग यकीनन नाइट विजन इस्तेमाल कर रहे थे। गोया हमलावर कोई आम चोर या उचक्के नहीं थे, बल्कि प्रोफेशनल और आला पाए के बदमाश थे। अचानक मुझे अंधेरे में एक गाड़ी का हयूला दिखाई दिया। वो गालिबन फोर्ड वैगन या उससे मिलते जुलते मॉडल की कोई गाड़ी थी और बंगले से कुछ ही फासले पर खड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं वहां पहुंचा था तो वहां कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। हमलावर यकीनी तौर पर इसी में आए थे। मुझे ये इत्मीनान था कि अब तक हमारा पल्ला भारी था। उनके 2 आदमी बेहोश पड़े थे और कम से कम 1 घंटे से पहले उनके होश में आने का इम्कान नहीं था। एक आदमी मेरी गोली से हलाक या जख्मी हो चुका था। मुझे इल्म नहीं था कि वो तादाद में कितने थे, मगर मैंने उनकी फरार की तमाम राहें मसदूद करने का इरादा कर लिया। मैंने एक के बाद दीगरे फायर करके गाड़ी के पिछले दोनों टायर नाकारा कर दिए। टायर फ्लैट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई और भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बकिया अफराद पैदल ही मैदान छोड़कर फरार हो गए हों। उसके बावजूद मैं सीने और कोहनियों के बल रेंगता हुआ उस समत बढ़ा जहां मेरे हाथों एक हमला आवर जख्मी हुआ था। मैंने अचानक उठने की हिमाकत इसलिए नहीं की कि मुमकिन है उनके 1-2 आदमी अब भी वहां मौजूद हों। वो गाड़ी फोर्ड वैगन ही थी और उसकी आड़ में कोई गैर फितरी अंदाज में पड़ा हुआ था। मैंने झुककर उसका जायजा लिया। अब वो हर किस्म की मदद से बेनियाज हो चुका था। मेरी गोली इस अंदाज से लगी थी कि उसका जबड़ा तोड़ती हुई शायद खोपड़ी में पेवस्त हो गई थी। चंद मिनट पहले शायद उसने तसव्वुर भी न किया होगा कि यहाँ मौत उसके इंतजार में बैठी है। उसके घर वाले तो यही समझ रहे होंगे कि वो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मैंने इन ख्यालात को जहन से झटकने की कोशिश की। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पहल उसने की थी और अगर वो न मारा जाता तो इसी हालत में मेरी लाश पड़ी होती। कोई गरज कर बोला, हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। मैं लम्हे भर को चौंका, फिर पगड़ी वाले मुहाफिज की आवाज पहचान कर बोला, वो लोग भाग गए हैं, मैं हूं कामरान। उसने पूछा, साईं आप ठीक तो हो? मैंने आपको दीवार पर चढ़ते देखा था। मुझे अचानक उन दोनों आदमियों का ख्याल आया जिन्हें मैंने बेहोश किया था। उन्हें तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाउंड्री वॉल के दाईं तरफ 2 आदमी बेहोश पड़े हैं, उन्हें उठाकर अंदर ले जाओ। पुलिस को फोन करो कि बंगले पर डाकुओं ने हमला किया है। मुकाबले में एक डाकू मारा गया, बाकी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस दूसरे मामलात से खुद ही निमट लेगी। पुलिस को मेरे बारे में एक लफ्ज भी मत बताना। उन दोनों आदमियों को भी फिलहाल पुलिस के हवाले मत करना, पहले मैं उनसे पूछगिछ करूंगा। पगड़ी वाले ने कहा, इसके लिए साईं, बड़े साईं से बात करना पड़ेगी, फिर जैसा वो कहें। मैंने झुंझला कर कहा, जो करना है जल्दी करो, अगर उससे पहले पुलिस पहुंच गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बोला, फिक्र मत करो साईं, मैं अभी बड़े साईं से बात करता हूँ। फिर वो बुलंद आवाज में बोला, धनी बख्श, उन दोनों आदमियों को अंदर ले जाओ। मेरी वजह से वो उर्दू में बात कर रहा था। फिर मुझसे बोला, आओ साईं आप भी अंदर आ जाओ। मैंने घड़ी देखी, मुझे निकले हुए 3 घंटे हो गए थे और खदशा था कि कहीं तैमूर और इरफान भी मेरी तलाश में न निकल पड़े। तैमूर को तो शायद उस बंगले का इल्म भी नहीं था। यही सोचता हुआ मैं अंदर आ गया। पगड़ी वाला कॉरिडोर के सिरे पर रखे हुए टेलीफोन पर मसरूफ हो गया और ट्रंक कॉल बुक करवा कर अंदर की तरफ जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? उन दोनों आदमियों को ऐसी जगह रखना जहां उनसे पूछगिछ की जा सके। उसने कहा, इसकी तो आप फिक्र ही मत करें साईं, मेरा नाम करम अली है। वो मुझसे बात कर ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मेरा दिल अनजाने खदशात से धड़क उठा। ट्रंक कॉल इतनी जल्दी नहीं मिल सकती थी। इसका मतलब यही हो सकता था कि फोन हॉस्पिटल से आया हो। मुमकिन है अली मुराद की हालत फिर बिगड़ गई हो। करम अली तकरीबन भागता हुआ फोन तक पहुंचा और रिसीवर उठा लिया। फिर वो झुंझला कर बोला, बाबा मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरे साथ उर्दू या सिंधी में बात करो। फिर वो खामोश होकर दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये फोन हमलावरों की तरफ से है। करम अली ने सर्द लहजे में पूछा, कौन कामरान? मैंने इशारे से उसे बताया कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। वो बोला, नहीं बाबा, मैं किसी कामरान को नहीं जानता। अच्छा, वो नासिर साईं का दोस्त? उससे मैंने गोठ में 1-2 दफा नासिर साईं के साथ देखा था। बहुत पुरानी बात है। क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं बाबा, उसके बाद वो इधर आया ही नहीं। कौन से आदमी? होश में रहकर बात करो। चलो हिम्मत है तो ये भी करके देख लो, हम भी यहाँ चूड़ियां पहन कर नहीं बैठे। ये कहकर उसने फोन क्रेडल पर पटक दिया। मैंने कहा, कौन था करम अली और क्या कह रहा था? वो बोला, पहले तो गोरा अंग्रेजी में बोल रहा था, फिर कोई दूसरा आदमी आ गया और कहने लगा कि कामरान का पता बताओ वरना इस बंगले को खंडर बना देंगे। हमें मालूम है कि कामरान की दोस्ती वडेरे नासिर से थी। उसके बाद वो वडेरे के बंगले में रहता था। तुम लोगों को जरूर मालूम होगा कि कामरान इस वक्त कहाँ है। करम अली ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो कह रहा था अली मुराद भी इसी वजह से जख्मी हुआ था
कि उसने कामरान का पता बताने से इनकार कर दिया। मुझे धमकी दे रहा था कि अगर तुमने कामरान का पता न बताया तो अली मुराद को हलाक कर दूंगा। उसने सोचने के लिए मुझे 15 मिनट की मोहलत दी है, अभी वो फिर फोन करेगा। मैं मुस्तरिब होकर खड़ा हो गया। करम अली मुराद की जिंदगी खतरे में है। 15 मिनट का वक्त भी उसने सिर्फ इसलिए दिया है कि उसके आदमी अस्पताल तक पहुंच जाएं। मुझे बताओ अली मुराद कहाँ है? तुम बाबा साईं की फिक्र मत करो, मैं सारे इल्जाम अपने सर ले लूंगा। तुम कह देना कामरान मुझे गन पॉइंट पर अस्पताल ले गया था। करम लम्हे को हिचकिचाया, जैसे वो कोई फैसला न कर पा रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने झुंझला कर कहा, देखो करम अगर अली मुराद को कुछ हो गया तो जिंदगी भर तुम पछताओगे और बाबा साईं भी। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, धनी बख्श। फौरन ही एक राइफल बरदार कमरे में दाखिल हुआ। बोला, बाबा गाड़ी निकालो और अशरफ को लेकर कामरान साईं के साथ अस्पताल पहुंचो। साईं अली मुराद की जिंदगी खतरे में है, अगर वहां जरा सी भी गड़बड़ देखो तो बिला झिझक फायर कर देना। वहां कोई मज़ाहमत की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। थोड़ी देर के बाद मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, अभी उसका फोन आएगा, मुझे उस हरामजादे से बात करनी है। धनी बख्श उल्टे कदमों लौट गया। थोड़ी देर के बाद हम पुराने मॉडल की हुड वाली जीप में अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। वो जीप बरसों पुरानी थी मगर उसका इंजन बहुत जानदार था। मैं इससे पहले भी नासिर के साथ कई मरतबा इस जीप में बैठ चुका था। मुझे उसके इंजन की शानदार कारकर्दगी पर पूरा भरोसा था। स्टीयरिंग अशरफ के हाथ में था। धनी बख्श जीप के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था, मैं पैसेंजर सीट पर था। जो वक्त गुजर रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे खदशा था कि कहीं तैमूर और इरफान मेरी तलाश में न निकल खड़े हों, मगर मैं उस वक्त अली मुराद को भी दुश्मनों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। मुझे इंतहा से ज्यादा शर्मिंदगी थी। मुझसे दोस्ती की सजा वो लोग अब तक भुगत रहे थे। नासिर भी मेरी ही वजह से जान हार बैठा था, उसके बावजूद दुश्मन उन्हें भूलने को तैयार नहीं थे। अब अली मुराद भी मेरी वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। जीप की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी और वो गोया उड़ी जा रही थी। जीप के अगले पायदान में एक स्टेन गन, फाजिल राउंड्स और 2 माउजर पड़े हुए थे। उस वक्त पुलिस की मोबाइल हमें रोककर तलाशी लेती तो जवाबदही मुश्किल हो जाती। यूं भी वो मार्शल लॉ का दौर था। मिलिट्री कोर्ट दहशतगर्दी और नाजायज असलहा रखने के जुर्म में लंबी लंबी सजाएं सुना देती। मैंने गुर्रा कर कहा, रफ्तार जरा आहिस्ता करो अहमक, पुलिस की कोई मोबाइल पीछे लग गई तो खामखा मुश्किल हो जाएगी। अशरफ ने रफ्तार कम कर दी। उस वक्त तक हम लोग क्लिफ्टन के ब्रिज तक पहुंच चुके थे। अस्पताल यहाँ से बमुश्किल 3 मिनट की ड्राइव पर था, क्योंकि सड़क उस वक्त बिल्कुल साफ थी, बस इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। मैंने अस्पताल से कुछ पहले जीप रुकवा ली। वहां मुख्तलिफ मेक और मॉडल्स की कई गाड़ियां खड़ी थीं। अशरफ और धनी बख्श ने अपने शानों से स्टेन गन्स लटकाकर जिस्म पर अजरकें लपेट ली। मैंने अपने रिवॉल्वर के सिवा सिर्फ एक माउजर और फाजिल राउंड्स लेने पर इक्तिफा किया। फिर हम लोग टहलने वाले अंदाज में अस्पताल की तरफ बढ़े। उस वक्त मैं महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। अस्पताल के नजदीक पहुंचकर हम लोग गैर महसूस तरीके पर एक दूसरे से कुछ दूर हो गए। सबसे आगे अशरफ था, उसके पीछे कुछ फासले पर मैं और धनी बख्श थे, मगर हम दोनों अभी बज़ाहिर एक दूसरे से गैर मुतल्लिक थे। वो खासा महंगा अस्पताल था और वहाँ मरीजों से मिलने के औकात मखसूस थे। मेन गेट पर खड़े हुए चौकीदारों ने घूर कर अशरफ को देखा और अक्खड़ लहजे में बोला, किधर जाना है साहब? अशरफ ने किसी वडेरे की तरह नखवत आमेज लहजे में कहा, मुझे बड़े डॉक्टर साहब से मिलना है। उसको बोलो बाबा के रईस हमजा खान आया है सक्खर से। चौकीदार उसके सर्द और बावकार लहजे से एकदम मरूब हो गया। यूं भी वो इतना महंगा अस्पताल था कि आम तो क्या ऊंचे मुतवस्सित तबके का कोई शख्स भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहाँ ज्यादातर बड़े बड़े सनतकार, जागीरदार, वुज़रा और आला अफसरान ही जाते थे। वहाँ आने वाला हर शख्स VVIP होता था। अशरफ की शख्सियत बहुत बारूब थी। वो पढ़ा लिखा था और मुहज़्ज़ब किस्म का जागीरदार लगता था। चौकीदार जल्दी से बोला, मगर बड़े डॉक्टर साहब तो इस वक्त नहीं है। वो बोला, कोई तो डॉक्टर होगा ड्यूटी पर, मेरे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई है। चौकीदार बोला, तो आप उन्हें ले आए साईं, इमरजेंसी में तो कई डॉक्टर हैं। उसकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि उसका प्लान क्या है। मैंने धनी बख्श को इशारा किया, फिर हम लोग चौकीदार की नजरों में आए बगैर फुर्ती से गाड़ी की तरफ बढ़ गए। यूं भी वहां अब तक कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने धनी बख्श से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम मरीज बनकर पिछली सीट पर लेट जाओ। मैं वडेरे हमजा खान का ड्राइवर और गनमैन हूँ। वो कदीम मॉडल की जीप थी और किसी तौर पर भी वडेरे हमजा के शाया निशान नहीं थी, मगर अब क्या हो सकता था। मैंने अशरफ की वापसी का इंतजार किए बगैर जीप आगे बढ़ा दी। अशरफ मुझे रास्ते में ही मिल गया। हमारी जीप देखते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। मैं पार्किंग की बजाय जीप को सीधा पोर्च में ले गया। फौरन ही 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए जीप की तरफ आए। धनी बख्श आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसने अपने पास सिर्फ रिवॉल्वर रखा था, बाकी तमाम असलहा जीप में ही छोड़ दिया था। वार्ड बॉयज ने बहुत फुर्ती से उसे स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ पड़े। अशरफ उसके साथ साथ था। उन्हें छोड़कर मैं लिफ्ट की तरफ लपका, क्योंकि अली मुराद का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था।